नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में 2 सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर अभी मतदान नहीं हुआ, लेकिन सियासत जारी है। चुनाव प्रचार जरूर थम गए हैं। इन सब के बीच में चुनाव को प्रभावित करने की कई सारी बातें आ रही हैं। एनडीए के तरफ से विपक्ष पर हमले बोले जा रहे हैं, तो खुद विपक्ष यानी कि खास करके उसमें राजद जो है वो चुनाव को प्रभावित करने का आरोप पिछले दिनों से लगातार लगा रहा है और नेता प्रतिपक्ष ने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीते दिनों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गंभीर आरोप लगाए थे, हालांकि उसके बाद कार्रवाई जरूर हुई थी और आज भी उन्होंने फिर आरोप लगाए हैं। कई सारी तस्वीरें दिखी हैं ट्विटर पर जब आप देखेंगे, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति जहां जमीन पर होती है उससे साथ साथ सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर पर भी खूब होता है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर ट्विटर पर भी लगातार चल रहा है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप को बाकी अन्य पार्टियां किस तरीके से देखती हैं, तैयारी किनकी क्या है, इन सारे सवालों को लेकर के हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी मनीषा नंद जी। मनीषा नंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए मनीष जी, बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि 2 सीटों पर उपचुनाव और इस उपचुनाव के बीच में सवाल कई हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल, चुनाव प्रचार तो खत्म हो गए हैं, सवाल आपसे नहीं करना चाहिए लेकिन करेंगे, तैयारी आपकी कितनी दिखी? देखिए, एनडीए एकजुट है, एक साथ लड़ रही है। हमारी तैयारी बहुत बढ़िया है और हम जीतने वाले हैं। बिल्कुल जीतने वाले हैं, ये बात तो सही है। सभी अपने स्तर से दावे कर रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं बखूबी, लेकिन एनडीए के ऊपर एक आरोप लग रहे हैं और खास करके मैंने कहा ही कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये गंभीर आरोप लगे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप लोग हर वो हथकंडा अपना रहे हैं। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं। क्या सच में ये तैयारी आपके तरफ से दिख रही है? क्या आप तो वैसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उसको आप कैसे खारिज करेंगे? देखिए, विपक्ष कभी नहीं कहता है कि हम हारने वाले हैं, कभी ईवीएम हैक का बहाना मारेंगे। तो ये विपक्ष का हथकंडा है, वो चुनाव हार रहे हैं, वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। लेकिन अगर आरोप पर हम देखें तो पिछले दिनों जो आरोप लगा था दिलीप कुमार झा पर, तेजस्वी पूछते हैं तो आखिर क्यों कार्रवाई होती है? इतने दिनों पहले जब उस अधिकारी का तबादला हो गया था, डिपुटेशन पर उसे रखा गया और उसके बाद जब तेजस्वी ने बजाबते मीडिया के सामने ये सवाल रख दिया, 25 बूथों की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर थी, 2 दिन बाद चुनाव है और जब तेजस्वी ने सवाल उठाए, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, तब एक बैग से उसका तबादला। देखिए, चुनाव आयोग ही चुनाव को कंडक्ट करता है, ये चुनाव आयोग के संज्ञान में होना चाहिए था। इससे राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हमेशा जब भी चुनाव होती है, निर्वाची पदाधिकारी वहाँ के डीएम होते हैं, ना कि कोई राज्य सरकार होती है। लेकिन किसी अधिकारियों का तबादला, क्योंकि चुनाव आयोग की बात आपने की, चुनाव आयोग सिर्फ बातें कह सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, तबादले की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, गृह विभाग की होती है। तो चुनाव आयोग ने जब संज्ञान लिया, क्योंकि आपने भी देखा राजद के लोग भी वहां गए थे चुनाव आयोग में बजाबते, उसके लिए चुनाव आयोग से ये बातें कही गई, आरोप जो लगाए गए थे, उसके बाद कार्रवाई हुई। कार्रवाई हुई ना? कार्रवाई किसने की? सरकार ने की। ऐसे इलेक्शन जब भी होता है, चुनाव आयोग ही तबादला देखता है, राज्य सरकार का उसमें कोई भूमिका नहीं होता है। चलिए, ये बात राज्य सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं होती है, बखूबी हम भी समझते हैं, क्योंकि लगभग अब जो स्थितियां हैं वो आयोग देखेगा। लेकिन सवाल कई हैं। एक सवाल आपसे ये, आपने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, हम जीत रहे हैं, एनडीए जीत रही है, जेडीयू के दोनों प्रत्याशी जीत रहे हैं। लेकिन एक फैक्टर था, वो बड़ा फैक्टर था, वो थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव मैदान में आए, जो भीड़ दिखी बखूबी सबने देखा, क्योंकि सभी दल जो हैं अपने अपने स्तर से चुनावी सभा को किया। पहले जनसंपर्क चला और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर भी उतरा। ये एक चुनाव की एक तस्वीरें दिख जाती हैं, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर वोट बदलता है। लालू प्रसाद यादव भी उतरे, सब लोग पहुंचे, लेकिन जो जनाधार नहीं कहेंगे उसको, लेकिन जो जनसमूह दिखा था लालू प्रसाद यादव की सभा में अधिक दिखी थी। क्या आपको लगता है कि वो फैक्टर लालू प्रसाद यादव बन सकते हैं? देखिए, लालू यादव जी बहुत कद्दावर नेता हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक दलित नेता का अपमान किया है, दलित इसको अच्छे से देख रही है और आने वाले चुनाव में अपना वोट देकर उनको जवाब देगी। दलित अच्छे से देख रही है। अगर आपने दलित की बात कर दी तो मैं एक और जगह पर पहुंच रहा हूं, परिवार से जुड़ा हुआ आपका सवाल है। सवाल ये है, पिछले दिनों भी हमने एक बातचीत की थी, आपके परिवार से है, परिवार मतलब आप बखूबी समझ गए होंगे,
आपसे ही अलग हुई एक पार्टी चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके प्रवक्ता से हमारी बात हो रही थी। तो आप जिस दलित की बात कह रहे हैं, दलित के नेता वो खुद को बता रहे हैं। हालांकि दिवंगत नेता रामविलास पासवान अब नहीं रहे, उनको अंबेडकर का भी उन्होंने दूसरा अंबेडकर का दर्जा दे दिया है, लेकिन उन्हीं के भाई को लेकर के वो अपशब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं। देखिए, चिराग जी बेसिकली पंजाबी हैं, वो अपने आप को दलित कभी मानते ही नहीं हैं। अभी कुछ दिनों पहले उनके एक प्रवक्ता, मैं तो प्रवक्ता नहीं कहूँगा, वो उनके चिराग जी के ऑर्डरली हैं, वो उनका काम है पानी सर्व करना, चाय सर्व करना, तो हम उनको प्रवक्ता नहीं मानते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने दलित का अपमान किया है और इस पर चिराग की खामोशी कहीं ना कहीं उनको समर्थन करती है। लेकिन आपने कहा चिराग के आदेश पालक हैं, तो चिराग ने कहा होगा तभी उन्होंने बोला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर चिराग का आदेश नहीं होता तो अब तक उन पर कार्रवाई करना चाहिए चिराग पासवान जी को। लेकिन चिराग के तो बहुत करीबी हैं, चिराग के आदेशों को वो मानते हैं, जिस तरीके से आपने कहा। और ये बातें सामने आई है कि चिराग के आदेश पर अब वो आरोप आप पर भी लगा रहे हैं। वो खुल करके ये बोल रहे हैं कि आपके जो प्रिंस राज हैं वो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस इस चुनाव में सरकारी गाड़ी से घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। गाड़ी आपकी है, आप ऑफिशियली इस्तेमाल करें, लेकिन चुनाव में इस तरीके का इस्तेमाल करें। और भी कई सारे आरोप आप पर भी खुल के लगा रहे हैं। सरकारी गाड़ी का उपयोग माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है। अभी हाल में ही एयरपोर्ट पे आए थे, वो सरकारी गाड़ी से नहीं ट्रैवल कर रहे थे। चलिए, ये बात भी आप काटते हैं। एक और आरोप आप पर लगा है, लगातार लग रहे हैं, और खास करके ये जो आरोप लग रहे हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से लगाई जा रही है। आरोप ये है कि चुनाव में पार्टी का जो पहला सिंबल था, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का पहला जो सिंबल था झोपड़ी छाप, वो खुद आपके जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस, उन्होंने ही सीज कराया था। लेकिन उसके बाद अब आप लोगों को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिल गया। आपको मिल गया सिलाई मशीन, उनको मिल गया हेलीकॉप्टर छाप। अब ऐसे में आपको इस बात का डर है कि शायद सिलाई मशीन से आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो आप जो पहले का चुनाव चिन्ह था यानी कि बंगला, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक तस्वीरें भी वायरल हुई थी, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कि आपको इस बात का डर है कि सिलाई मशीन आपकी वोटों को नहीं सिल पाएगा और आपका वही झोपड़ी ही आपके लिए सबसे बड़ा होगा? देखिए, ये टेम्प्रोरी सिलाई मशीन हम लोग को दिया गया, वो एक मानवीय भूल हम उसको मानते हैं जो प्रिंस जी के साथ आप कह रहे हैं। लेकिन अभी भी आप अगर आप देखिएगा ट्विटर अकाउंट चिराग जी का, तो एलजेपी लिखते हैं, एलजेपी रामविलास नहीं लिखते हैं। उनका ट्विटर अकाउंट आज भी एलजेपी के नाम से ही चल रहा है। चलिए, ये तो बात हम मानते हैं क्योंकि उनके ट्विटर पर हमारी भी नज़र होती है और इस पर पोस्ट होता है। लेकिन शायद अगर उनसे ये सवाल में, अगर हमारी मुलाकात हुई तो मैं जरूर उनसे ये सवाल करूंगा। लेकिन वो ये हवाला भी तो दे सकते हैं ना कि वो पुराना ट्विटर था। पुराना ट्विटर आज की तारीख में एक्टिव है। आज आप उनका ट्वीट पढ़िए, आज एक्टिव है और वो आज उस पर पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आपने कार्यालय जो है, प्रदेश कार्यालय, उस पर भी बंगला आज भी लगाया, आप भी नहीं हटाते हैं। नहीं, बंगला कहाँ लगा हुआ है? अभी नहीं लगा हुआ है। लेकिन हमें जो जानकारी, देखिए, अगर सिलाई मशीन मिला है तो पोस्टर जो पुराना था उसको ढक दिया गया है। अब नया प्रिंट होके आएगा तो वो नया लगेगा। अचानक से तो कुछ नहीं हो सकता है तुरंत। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर के माफ कीजिएगा, चिराग पासवान जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उनको लेकर के गंभीर आरोप भी लगाते हैं और इस बार चुनाव जो हुए उसमें अभी आरोप लगाए। लेकिन जहां एक तरफ नीतीश कुमार पहले ही, क्योंकि कई सारी बातें हुई थी, पिछले दिनों एक लेटर भी आया था, वो लेटर भी आप बखूबी समझ गए होंगे किसका वो लेटर है। वही पांडे जी जिनके जो निशाने पर रहते हैं पशुपति कुमार पारस के। उस लेटर में बहुत कुछ था। थोड़ा सा उस लेटर के बारे में हम आपसे जानेंगे। उन्होंने एक बातें कही थी उस लेटर के माध्यम से कि सारी बातें पता थी पशुपति कुमार पारस को, 15 सीट मिल रही है, हमें नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना है, हम एनडीए के साथ नहीं जाना है। और उसके बाद आपने कुर्सी के लिए उस तरफ का रुख कर लिया, धोखा किया आपने चिराग के साथ। देखिए, जो आपका सवाल है सौरभ पांडे के चिट्ठी को लेकर, तो सौरभ पांडे पहले ये बताए 15 सीट उनको दे कौन रहा था? भाजपा दे रहा था या जदयू दे रहा था? हमारा गठबंधन भाजपा से था ना, तो वो जदयू के खिलाफ कैंडिडेट क्यों उतार रहे थे? भाजपा के खिलाफ उतारते। कई जगह राजद के कैंडिडेट जैसे आपके तेजस्वी यादव जी हुए, उनको जिताने के लिए उन्होंने भाजपा के खिलाफ भी दिया। तो इनका गठबंधन शुरू से तेजस्वी के साथ चल रहा था और ये तेजस्वी के लिए ही काम कर रहे थे। और सौरभ पांडे का जो लेटर है, तो देखिए मैं इतना ही कहूँगा, दूसरे के दल में और दूसरे के पैसे से हर कोई चाणक्य बनना चाहता है। दूसरे
के दल से हर कोई चाणक्य बनना चाहता है, लेकिन आपने जो लेटर की बात कर दी उस लेटर में बहुत कुछ था। एक लंबा सा लेटर था, बहुत सारे भड़ास भी निकाले गए थे। हालांकि शब्दों का प्रयोग चाचा जी जरूर किया गया था और इस पर भी मैंने सवाल किए थे, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ये जो पूरी तस्वीरें रहीं बखूबी, इस तस्वीरों के बाद से एक तरफ आपने ये बातें जरूर कही, चिराग पासवान और खास करके जिस पांडे जी की आपने बात कर दी, वो चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बने, और अगर बिहार फर्स्ट होगा तभी देश फर्स्ट होगा, वो ये कह रहे हैं। क्या आपने जो उन्होंने कहा कि जब रामविलास पासवान थे, कोरोना काल में गांधी मैदान से एक सभा होनी थी, बखूबी सभा में इस सब की शुरुआत होनी थी, लेकिन इन सब के बीच में पशुपति कुमार पारस कभी साथ नहीं देते दिखे रामविलास के। देखिए, एक बार सवाल आप फिर से रिपीट। मैंने ये बोला कि जब जो पत्र था, जिस पत्र में ये कहा गया था, पूरी कहानी लिखी हुई थी कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देना था, एक मुहिम थी, वो चलाना था, लेकिन उन सारे मुहिम से खुद को पशुपति कुमार पारस अलग रखा करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने भाई, लेकिन इस बार जो मंच जो चुनाव हुए उस सभा में वो बार बार ये कहते आए कि हमारे दोनों भाइयों की पहचान होती थी, लेकिन इन्होंने अपने भाई का भी साथ नहीं दिया। देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का आप इसी से देख लीजिए कि कल चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, हेलीकॉप्टर से उतरे, प्लेन पकड़ के कहाँ चले गए चिराग पासवान? पटना में हैं या क्षेत्र में हैं? तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ड्राफ्ट यूपी में तैयार हुआ था। आपको याद होगा कि एक कहावत था कि रामविलास पासवान का दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता था, 12 जनपद। किसके आने के बाद वो शाम 4 बजे के बाद बंद हो गया? 2014 के बाद से 4 बजे के बाद कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मिल सकता था, ना चिराग जी से, ना रामविलास पासवान जी से। जो गरीब गुरबा इलाज कराने बिहार से जाते थे उनके लिए वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। तो किस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं? बिल्कुल, लेकिन ये आरोप वो बार बार तो खारिज करते आए हैं, क्योंकि हमारे लिए तो दरवाज़ा हमेशा खुला रहा है। चिराग आज भी कहते हैं, जो सौरभ टैक्स भर के जाते हैं उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं आज भी कहता हूँ। चलिए, ये गंभीर आरोप आपके हो सकते हैं। सारे सवालों से अलग अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल चुनाव 2 ही सीटों पर है, एनडीए को जिताना आपका लक्ष्य है, लेकिन इसके बाद की राजनीति क्या कुछ चलेगी? आप लोगों के बीच में क्या सब कुछ ठीक होने की उम्मीदें दिख रही हैं? क्योंकि चिराग कहीं ना कहीं चाचा चाचा आज भी कह रहे हैं, क्या चाचा मान जाएंगे और भतीजों को फिर से अपना लेंगे? क्या कुछ तस्वीरें दिखी हैं, उस पर ही सवाल है। मन में राम, बगल में छुरी, बस इसी में सारा जवाब है। नहीं तो मतलब आप इसको थोड़ा समझाइए, क्योंकि जो जनता हमारी है ना, जो हमारे दर्शक है ना, वो नासमझ है। हम इससे आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, चाचा बोलने से नहीं होता है, चाचा को अपना मानने से होगा। बोलने के लिए हम लोग साधारण भाषा में किसी को भी चाचा भैया बोलते हैं, लेकिन एक तरफ चाचा बोलते हैं, दूसरे तरफ अपने ऑर्डरली से गाली दिलवाते हैं, तो ये कैसा चाचा भतीजा का रिश्ता है? मैं तो नालायक भतीजा कहूँगा। चलिए, एक बड़ा बयान, क्योंकि इससे पहले चाचा को गाली हुई थी और इस बार भतीजे को मिल गया कि वो भतीजा कैसा रहा। हालांकि बार बार ये बातें जरूर कहना कि वो हमारे लिए पूजनीय हैं, वो हमारे लिए चाचा हैं, लेकिन एक तरफ मुंह में राम है और दूसरी तरफ बगल में अपने साथियों संदेश पालकों से ये कहवाया जा रहा है। हालांकि ये क्या कुछ है, ये सब आरोप है और ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आपने खुद सुना किस तरीके की ये बातें हुई। हालांकि इन सब के बीच में फिलहाल चुनाव पर सबकी नज़र है, 2 सीट पर चुनाव, और इस चुनाव को जीतने के लिए जो रणनीति है, सभी रणनीति लगाने में जुटे हुए हैं। ये रणनीति कितना कुछ बदल सकता है, स्थितियों को नज़र इस पर है। अब सिर्फ हमारी नज़र 30 पर है। क्या 30 तारीख को ये सारी समीकरण बदलने वाली है? क्या दावे किए जा रहे हैं वो दावे जो है वो पूरी तरीके से सफल होंगे, या फिर जनता का जनाधार अपने मन मुताबिक होगा? ये सब कुछ देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।